सुबह 7 बजे दरवाजे की घंटी लगातार बजे जा रही थी। घंटे की आवाज़ सुनकर मोना ने गुस्से में बड़बड़ाते हुए अपने पति मनोज से कहा, मनोज जाकर देखो, काम वाली रेखा आई होगी। तुम्हारी माँ से इतना भी नहीं होता कि दरवाज़ा ही खोल दे। वह पूजा कर रही होंगी। एक रविवार ही मिलता है आराम से सोने के लिए। कितनी बार उनसे कहा है कि जब रेखा आ जाया करे तो पूजा पर बैठो, लेकिन नहीं, वह तो अपने समय पर ही पूजा करेंगे। अब जाओ भी, जाकर दरवाज़ा खोलो। यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? मनोज ने गुस्से में मोना को देखा। वह कुछ जवाब देना चाहता था, लेकिन सुबह सुबह वह लड़ने के मूड में नहीं था, इसलिए उठकर दरवाज़ा खोलने चला गया। दरवाजे पर रेखा खड़ी हुई थी। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। फिर भी उसने अपने गुस्से पर काबू करते हुए कहा, साहब, माँ जी घर पर नहीं है क्या? आज इतनी देर से घंटी बजा रही हूँ। माँ जी तो एक बार घंटी बजाने पर दरवाज़ा खोल देती है। आज क्या हुआ? उनकी तबीयत तो ठीक है। तुम्हें माँ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, जाकर अपना काम करो, मनोज ने झल्लाकर कहा। रेखा ने मुंह बनाकर मनोज को देखा और रसोई की तरफ बढ़ गई। मनोज फिर जाकर बिस्तर पर लेट गया। मोना अभी भी सो रही थी। बच्चे भी रविवार होने के कारण निश्चित होकर गहरी नींद में थे। लगभग 1 घंटे बाद रेखा ने जोर से चिल्लाकर कहा, मैम साहब, मैं जा रही हूँ, दरवाज़ा बंद कर लीजिए, नहीं तो घर में कोई घुस आएगा। इतना कहकर रेखा चली गई। उसे दूसरे घरों में भी काम करना जाना था। रेखा की बात सुनकर मनोज और मोना दोनों ही हड़बड़ाकर उठ गए। दोनों ही गुस्से में झल्लाकर एक साथ बोले, क्या माँ घर में नहीं है? कहाँ चली गई? दोनों कमरे से बाहर आए। रेखा की बात सुनकर बच्चे भी अपने कमरे से बाहर निकल आए। सबने पूरा घर देख लिया, माँ कहीं नहीं थी। मुझे लगता है कि आपकी माँ मंदिर चली गई है, घर का काम ना करना पड़े। इसका सबसे अच्छा बहाना यही है, मंदिर चली गई थी, मोना ने गुस्से में बड़बड़ाते हुए कहा। लेकिन मोना, माँ आज तक कभी सुबह मंदिर नहीं गई हैं। अगर उन्हें जाना होता है तो वह शाम को जाती हैं। आज सुबह सुबह मंदिर कैसे चली गई? मनोज ने परेशानी भरे लहजे में कहा। मैं सब जानती हूँ, आज वह सुबह सुबह मंदिर क्यों गई हैं। उन्हें पता है आज मेरी किटी है। मैंने उनसे कहा था कि आज मैं जल्दी ही घर से निकल जाऊंगी। पहले पार्लर जाऊंगी, वहीं से किटी के लिए चली जाऊंगी। मुझे लौटने में देर हो जाएगी। उन्हें लगा होगा उन्हें घर का काम अकेले ही करना पड़ेगा, इसलिए मंदिर चली गई। आने दो, उस बुढ़िया को दिमाग ठिकाने न लगाया तो मेरा नाम मोना नहीं। मोना ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा। जब माँ आएगी तब उनका दिमाग ठिकाने लगाना। अभी तुम पहले चाय बना कर लाओ। हर दिन उठते ही माँ सबसे पहले चाय का प्याला देती थी। मनोज ने गंभीर लहजे में कहा। मैं चाय नहीं बनाऊंगी, तुम खुद बना लो, मोना ने पलटकर जवाब दिया। मम्मी, हमें भूख लगी है, नाश्ता बना दो, आज कुछ अच्छा सा बनाना। दादी बहुत अच्छा पनीर का पराठा बनाती हैं, आप नाश्ते में पनीर का पराठा बना दो। दोनों बच्चों ने एक साथ कहा। मैं नहाने जा रही हूँ, थोड़ी देर बैठो, अभी दादी आती होंगी, आकर वही नाश्ता बनाएंगी। मुझसे नाश्ता वास्ता नहीं बनाया जाएगा। अगर इतनी ही भूख लगी है तो अपने पापा से कहकर बाहर से मंगवा लो, मेरे लिए भी मंगवा देना। इतना कहकर मोना नहाने चली गई। मनोज और बच्चों ने थोड़ी देर दादी का इंतज़ार किया। जब उनको भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो उन्होंने नाश्ते का ऑर्डर दे दिया। थोड़ी देर बाद बाहर से नाश्ता आ गया। तब तक मोना भी नहाकर आ गई थी। सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता करने लगे। तभी मनोज के बेटे ने कहा, पापा, दादी अभी तक नहीं आई, इतनी देर तो उन्हें कभी नहीं लगती। दादी कहाँ रह गई? कहीं रास्ते में उनका एक्सीडेंट तो नहीं हो गया? अगर तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट हुआ होगा तो मैं उनकी सेवा नहीं करूँगी। उन्हें क्या ज़रूरत थी मंदिर जाने की? मोना ने गुस्से में कहा। मोना, तुम चुप रहोगे? राहुल ने एक संभावना व्यक्त की है, मनोज ने झल्लाकर कहा। 1 घंटा और बीत गया। अभी तक मनोज की माँ सावित्री जी मंदिर से नहीं आई थी। सब परेशान हो गए। तभी मनोज की लड़की गुड़िया घबराई हुई आई। उसने अपने पापा से कहा, पापा, यह देखो, दादी के कमरे से एक लेटर मिला है। दादी घर छोड़कर चली गई हैं, उनका सामान भी कमरे में नहीं है। क्या? मनोज ने घबराकर कहा और गुड़िया के हाथ से लेटर लेकर पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, मनोज बेटा, गांव से मैं यहाँ तुम्हारे पास इस घर को और तुम लोगों को अपना समझ कर आई थी, पर तुम लोगों ने मुझे घर की नौकरानी बना दिया।
मुझे घर का काम करने में कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम लोगों की गुलाम हूँ। तुम्हारी पत्नी ने मुझे बच्चों की आया और खाना बनाने वाली समझ लिया। पूरा दिन मैं घर में रहकर घर की देखभाल करती रही। उसके बाद भी तुम दोनों पति पत्नी बात बात पर गवार कहकर अपमानित करते रहे। फिर भी मैं चुप रही कि शायद मुझ में ही कमी है। पर कल जब तुम्हारी पत्नी ने अपनी माँ, बहन और सहेली के सामने मुझे अनपढ़, गंवार, बुढ़िया कहा तो मेरी अंतरात्मा मुझे धिक्कारने लगी और मैंने फैसला कर लिया कि अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। जितना काम मैं तुम्हारे घर में करती हूँ उतना किसी और घर में करूँगी तो मुझे पैसा और सम्मान दोनों मिलेगा। मैं तुम्हारे महल को छोड़कर जा रही हूँ। मुझे ढूंढने की कोशिश न करना। तुमने धोखे से गांव की ज़मीन बेचकर पैसा अपनी पत्नी के नाम जमा करा दिया। ईश्वर इसका न्याय करेगा। कल को तुम्हारे बेटे की भी शादी होगी। जब तुम्हारी बहू तुम दोनों के साथ वैसा ही करेगी जैसा तुमने हमारे साथ किया है, तब तुम्हें पता चलेगा। अभी मैं इतनी बूढ़ी नहीं हूँ कि अपना ध्यान न रख सकूँ। तुम लोग सदा खुश रहो यही कहूँगी, लेकिन ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती। जब पड़ती है तो बहुत जोर की पड़ती है। माँ बाप को दुख देने वाली संतानों को भगवान सजा जरूर देता है। ये बात तुम याद रखना। तुम्हारी माँ का खत पढ़कर मनोज स्तंभ रह गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। उसकी आत्मा उसे धिक्कार रही थी। यह उसने क्या कर दिया? वह अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपनी माँ का अपमान करता रहा। अपनी पत्नी के प्यार में इतना अंधा हो गया कि अपनी माँ के आंसुओं को नहीं देख सका। मोना भी अपनी सास का लेटर सुनकर घबरा गई। अब क्या होगा? घर का सारा काम उसे करना होगा। उसकी किटी पार्टी, शॉपिंग का क्या होगा? अगर वह दिन भर घर के कामों में लगी रहेगी तो अपने लिए कब समय निकालेगी? उसने अपने मनोभाव को दबाते हुए गुस्से में मुंह बनाकर कहा, देखा तुमने अपनी माँ की करतूत। समाज में हमारी इज्जत उछालने के लिए उन्होंने क्या किया? इस बुढ़िया को इतनी भी अकल नहीं है कि घर की इज्जत नहीं उछालनी चाहिए। अच्छा, मेरी माँ को घर की इज्जत की परवाह नहीं है तो तुम्हारी बुढ़िया माँ को अपने घर की इज्जत की कितनी परवाह है? दामाद के पैसे पर अपने शौक पूरा करती है और दामाद की माँ का अपमान करती है। आज के बाद अगर तुमने मेरी माँ के लिए अपशब्द का प्रयोग किया तो तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगा। और हाँ, आज के बाद मैं एक पैसा तुम्हारी अय्याशी के लिए नहीं दूंगा। अगर तुम्हें और तुम्हारी माँ को अय्याशियाँ करनी है तो खुद पैसा कमाओ। आज के बाद अगर इस घर में तुम्हारी माँ बहन आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मनोज ने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा। मनोज का गुस्सा देखकर मोना की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वह समझ गई उसके गुनाहों का घड़ा अब भर गया है। अगर उसे इस घर में रहना है तो उसे अपनी सास को ढूंढकर उनसे माफ़ी मांगनी होगी, वरना उसका वैवाहिक जीवन बर्बाद हो जाएगा। तभी मोना का फ़ोन बज उठा। फ़ोन उसकी माँ का था। मनोज ने मोना से फ़ोन लिया और ऑन करके स्पीकर पर डाल दिया। उधर से मोना की माँ की आवाज़ आई, मोना तुम जल्दी पार्लर आ जाओ, मैं और तुम्हारी बहन वहाँ पहुँच रहे हैं। आज मैं भी अपना पूरा ट्रीटमेंट करवाऊँगी, पेमेंट तुम कर देना। अपनी सास की बात सुनकर मनोज ने व्यंग्यात्मक लहजे में जवाब दिया, सासू माँ, मैं पैसा अपने परिवार के लिए कमाता हूँ, आपकी अय्याशियों के लिए नहीं। आज के बाद यहाँ फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी बेटी ने आप लोगों से कोई संबंध रखा तो मैं उसे हमेशा के लिए वहीं भेज दूँगा। यह कोरी धमकी नहीं है, मैं ऐसा ही करूँगा। ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि मेरी माँ मिल जाए, वरना मैं आप और आपकी बेटी का क्या हाल करूँगा आप सोच भी नहीं सकती। इतना कहकर मनोज ने फ़ोन काट दिया। मनोज की बात सुनकर मोना और उसकी माँ दोनों के पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। मनोज की समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपनी माँ को कहाँ ढूंढे। तभी उसका फ़ोन बजा। फ़ोन उसके दोस्त की पत्नी का था। हेलो भाभी, उधर से आवाज़ आई। भाई साहब, क्या आप अपनी माँ से नौकरी करवा रहे हैं? नहीं भाभी जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मनोज ने जल्दी से पूछा। भाई साहब, आज ऑफिस में मीटिंग है, इसलिए मैं वर्मा आंटी के कैच में बच्चों को छोड़ने गई तो वहाँ मैंने चाची जी को देखा। जब मैंने वर्मा आंटी से पूछा, चाची जी यहाँ क्या कर रही हैं, तो उन्होंने बताया कि अब यही काम करेंगी। यह सुनकर मैं हैरान रह गई। आप इतना अच्छा कमाते हैं तो आपकी माँ को नौकरी करने की क्या ज़रूरत पड़ गई? क्या मोना चाची जी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती? कैसा ज़माना आ गया है, जिसके माता पिता हैं वह लोग
उनको अपने साथ रखना नहीं चाहते, और जिनके पास नहीं है वह माता पिता के साथ के लिए तरसते हैं। मैं तो सोचती हूँ अगर मेरी सास होती तो मुझे बच्चों को क्रेच में नहीं छोड़ना पड़ता। मैं फ़ोन रखती हूँ। मुझे चाची जी को वहाँ देखकर बुरा लगा, इसलिए मैंने कह दिया, वरना आपका घरेलू मामला है, आप जाने। इतना कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया। अपने दोस्त की पत्नी की बात सुनकर मनोज के चेहरे पर मुस्कान फैल गई, क्योंकि उसे अपनी माँ का पता चल चुका था। मनोज ने बच्चों से कहा, बच्चों मेरे साथ चलो, दादी का पता चल गया है। पापा दादी कहाँ हैं? दोनों बच्चों ने खुश होकर एक साथ पूछा। वर्मा आंटी के कैच में, मनोज ने गंभीर लहजे में जवाब दिया। मनोज बच्चों को लेकर जाने लगा। तभी मोना ने कहा, मनोज मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, मुझे भी माँ जी से माफ़ी मांगनी है। मनोज ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बच्चों के साथ घर से बाहर निकल गया। मोना भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। कॉलोनी की शुरुआत में ही वर्मा आंटी का घर था। थोड़ी देर में मनोज वहाँ पहुँच गया। मनोज को अपने सामने देखकर भी सावित्री जी ने अनदेखा कर दिया। मनोज ने आगे बढ़कर विनती करते हुए कहा, माँ मुझे माफ़ कर दीजिए और घर वापस चलिए। नहीं मनोज, अब मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी जहाँ दिन रात मुझे अपमानित किया जाता है, मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुँचाई जाती है। उस घर में मैं हरगिज़ नहीं जाऊंगी। तुमने मुझे समझ क्या रखा है? तुम और तुम्हारी पत्नी मेरा अपमान करते रहोगे। तुम्हारी पत्नी मुझे अपशब्द कहेंगी, तुम्हारी सास मुझे गंवार कहेंगी, उसके बाद तुम आकर मुझसे माफ़ी मांग लोगे और मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी। तुमने कैसे सोच लिया? मेरा भी स्वाभिमान है। मैं कम पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी पढ़ी लिखी पत्नी की तरह किसी का अपमान नहीं करती। अब तुम यहाँ से जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूँगी। यही वर्मा भाभी जी के साथ क्रेंच में काम करूँगी और स्वाभिमान से सर उठा कर रहूँगी। अब मुझे तुम्हारे उस महल में रहकर अपमानित होने का शौक़ नहीं है। सावित्री जी ने कठोर शब्दों में कहा, माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, अब मैं आपका अपमान नहीं करूँगी, घर चलिए। मोना ने विनती करते हुए कहा, नहीं बहू, अब यह नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं तुम्हारे घर में नौकरानी का काम नहीं करूँगी। घर के काम के लिए कोई दूसरी नौकरानी रख लो, मैंने बेगार करना छोड़ दिया है। सावित्री जी ने व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट के साथ कहा। अपनी सास के कठोर शब्दों को सुनकर मोना काँप गई। वह बहुत डरी हुई थी। वह जानती थी अगर उसकी सास घर नहीं आई तो उसके पति उसको माफ़ नहीं करेंगे। उसने गिड़गिड़ाते हुए अपनी सास के पैर पकड़ लिए, लेकिन उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया, बहू इस समय मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती। आगे भविष्य में क्या होगा पता नहीं। तुम लोग जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूँगी। अपने अपमान का घाव मैं इतनी जल्दी नहीं भुला सकती। इतना कहकर सावित्री जी वहाँ से हट गई। मनोज और मोना का सर शर्म से झुक गया था। बाहर निकलकर मनोज ने मोना से सिर्फ इतना कहा, जब तक मेरी माँ तुम्हें माफ़ नहीं करेंगी मैं भी तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। अब माँ की माफ़ी पाने के लिए तुम क्या करती हो या तुम जानो। मनोज, मुझे अपनी गलती का एहसास है, मैं हार नहीं मानूंगी। तुम देखना बहुत जल्दी माँ हमारे साथ हमारे घर में होंगी। मोना के स्वर में निराशा नहीं, आशा का समावेश था। वर्मा आंटी के घर से निकलकर मनोज ने गुस्से में अपनी पत्नी मोना को देखा और तेज आवाज़ में बोला, मोना तुम मेरी बात कान खोल कर अच्छी तरह सुन लो। जब तक माँ तुम्हें माफ़ नहीं कर देती तब तक मैं भी तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। पापा, दादी का अपमान तो आप भी करते थे। जब मम्मी दादी को बुढ़िया गंवार कहती थी तो आप भी मम्मी का साथ देते थे। मेरी टीचर कहती हैं कि गलत का साथ देने वाला भी गलत होता है। आपको भी दादी से माफ़ी मांगनी चाहिए, मनोज के बेटे ने धीरे से कहा। अपने बेटे की बात सुनकर मनोज का सर शर्म से झुक गया। फिर उसने उदास स्वर में जवाब दिया, तुम ठीक कह रहे हो बेटे, गलती तो मेरी है। जब बेटा होकर मैं उनका अपमान करता रहा तो तुम्हारी मम्मी ने भी वैसा ही किया। अगर मैंने तुम्हारी मम्मी को बढ़ावा ना दिया होता तो आज मेरी माँ मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाती। इतना कहकर मनोज तेज कदमों से चलता हुआ अपने घर की ओर बढ़ गया। उसने घर का दरवाज़ा खोला और सीधे अपने कमरे में गया और अलमारी से अपना और मोना का सामान निकालने लगा। तब तक मोना और बच्चे भी वहाँ आ गए। मोना की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह मनोज से कुछ पूछे कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। मोना ने अपनी बेटी को इशारा किया कि वह मनोज से पूछे कि वह अलमारी से सामान क्यों निकाल रहा है। पापा, आप कहीं जा रहे हैं क्या? मनोज की बेटी ने पूछा।
नहीं बेटा, हम कहीं नहीं जा रहे, मनोज ने सामान निकालते हुए जवाब दिया। फिर आप अलमारी से अपना सामान क्यों निकाल रहे हैं? मनोज के बेटे ने पूछा। बेटा, आज से यह कमरा दादी का है, यहाँ दादी रहेगी और हम दादी के कमरे में रहेंगे। इस कमरे में अटैच बाथरूम है, जबकि जिसमें दादी रहती थी उस कमरे में बाथरूम नहीं है। तुम्हारी दादी को रात में कमरे से बाहर निकलकर बाथरूम जाना पड़ता था। मैंने कभी भी उनकी परेशानियों को नहीं समझा, उसे नज़रअंदाज किया। दादी की आंखों में मोतियाबिंद हो गया है। उन्होंने मुझसे ऑपरेशन करवाने के लिए कहा, लेकिन मैंने तुम्हारी मम्मी की बातों में आकर उनका ऑपरेशन नहीं करवाया, जबकि तुम्हारी मम्मी तुम्हारी नानी और मौसी पर मेरी कमाई के पैसे लुटाती रही और मेरी माँ का ऑपरेशन करवाना उनको फिजूल खर्ची लगता था। गलती तुम्हारी माँ की नहीं, मेरी है। मैंने ही अपनी माँ की ज़रूरतों को नज़रअंदाज कर रहा था और अपने ससुराल वालों पर खुले हाथों से खर्च करता रहा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आज के बाद तुम्हारी मम्मी और नानी की अय्यासियों के लिए मैं पैसा नहीं दूंगा। अब घर में फिजूल खर्ची नहीं होगी, मनोज ने गंभीर लहजे में जवाब दिया। पापा, दादी तो यहाँ नहीं है, फिर वह इस कमरे में कैसे रहेंगी? बेटा ने पूछा। जब दादी आएंगी तब वह इसी कमरे में रहेंगी, इसलिए मैं पहले से ही उनका कमरा उनके रहने लायक बना रहा हूँ, मनोज ने बेटे को समझाते हुए कहा। मनोज बेटा, अगर तुमने पहले ही अपनी माँ का इतना ध्यान रखा होता तो उन्हें इस बुढ़ापे में घर छोड़कर जाने की जरूरत नहीं होती। तभी वह पड़ोस में रहने वाली पाठक आंटी ने आते हुए कहा। आंटी जी, मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है। मैंने अपनी माँ की इज्जत नहीं की, उन्हें हमेशा नज़रअंदाज करता रहा, लेकिन अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं अपने पापों का प्रायश्चित करूँगा, माँ को मनाकर घर लेकर आऊँगा, मनोज ने दुखी मन से कहा। बेटा, क्या सावित्री बहन वापस आएंगी? मोना ने उनको बहुत परेशान किया है। एक बार तो सावित्री जी से खाने में नमक थोड़ा ज़्यादा हो गया था तो तुम्हारी पत्नी ने सावित्री बहन को धक्का दे दिया था। वह ज़मीन पर गिरने वाली थी, तभी मेरी बहू ने उन्हें संभाल लिया था। वह किसी काम से तुम्हारी पत्नी से मिलने आई थी। उस समय तुम्हारी सास और साली भी यही थी। उन्होंने भी तुम्हारी पत्नी को कुछ नहीं कहा, उल्टे सावित्री बहन को अपमानित करने लगी। जब मेरी बहू ने मोना को समझाने की कोशिश की वह अपनी सास का अपमान ना करे, तो मोना ने मेरी बहू को अपने घर से निकल जाने के लिए कहा। उसके बाद से हम लोग तुम्हारे घर नहीं आते थे। आज सावित्री बहन के बारे में सुना तो तुमसे मिलने चली आई। वर्मा आंटी ने मोना की बेहूदगी का एक और खुलासा किया। वर्मा आंटी की बात सुनकर मनोज स्तंभ रह गया, जबकि मोना ने चिल्लाकर वर्मा आंटी से कहा, आप मेरे पति को भड़काने की कोशिश न कीजिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। यह मेरे घर का मामला है, आप यहाँ से जाइए। ज़्यादा चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, पाठक आंटी यहाँ से नहीं जाएंगे, तुम मेरे घर से निकल जाओ। झूठ आंटी जी नहीं, तुम बोल रही हो। अगर मैंने अपने पड़ोसियों की बात ही सुन ली होती तो तुम्हारी और तुम्हारी मम्मी की असलियत बहुत पहले मेरे सामने आ गई होती। आज मेरी माँ मुझे छोड़कर नहीं जाती, मनोज ने मोना को घूरते हुए गुस्से में कहा। मोना अच्छी तरह समझ गई थी कि उसकी असलियत मनोज के सामने आ गई है। अब चुप रहने में ही उसकी भलाई है, वरना अगर मनोज ने गुस्से में आकर उसे घर से निकाल दिया तो वह कहाँ जाएगी? उनकी भाभी मायके में उसे रहने नहीं देंगी। वह कोई नौकरी भी नहीं करती तो कहाँ जाएगी? मोना ने जल्दी से रोने का नाटक करते हुए कहा, मनोज मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी माँ के बहकावे में आ गई थी, मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है। मैं माँ जी से माफ़ी मांग कर उन्हें घर लेकर आऊँगी, मैं आपसे वादा करती हूँ। मनोज ने मोना की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। उसने पाठक आंटी से कहा, आंटी आपसे मुझे कुछ बात करनी है, क्या आप बाहर चलेंगी? हाँ हाँ चलो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, पाठक आंटी ने कहा। मनोज पाठक आंटी के साथ उनके घर चला गया। इधर मोना का दिल बहुत घबरा रहा था कि मनोज पाठक आंटी से क्या बात करने वाला है। वह इतना तो समझ गई थी कि बात उससे ही संबंधित होगी। थोड़ी देर बाद मनोज वापस आया। उसने मोना से चाय बनाने के लिए कहा। मोना चाय बनाकर ले आई। तभी रेखा वहां आ गई। रेखा को देखकर मोना ने उससे कहा, रेखा तुमने अच्छा किया जो आज जल्दी आ गई। अब तुम बर्तन साफ करके खाना बनाने में मेरी मदद कर दो। भाभी जी, मैं यहाँ काम करने नहीं आई हूँ, आपको ये बताने आई हूँ कि अब मैं आपके घर में काम नहीं करूँगी। मैं तो बहुत पहले आपका काम छोड़ देती, पर माँ जी की वजह से यहाँ काम कर रही थी। अब जब यहाँ माँ जी नहीं है तो मैं आपके घर काम नहीं करूँगी, आप मेरा हिसाब कर दीजिए, रेखा ने मुंह बनाकर कहा। रेखा की बात सुनकर मोना के हाथ पैर ठंडे पड़ गए।
उसने घबराकर जल्दी से कहा, रेखा तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैं तो समय पर तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह दे देती हूँ, छुट्टी के पैसे भी नहीं काटती। आप मुझे हराम का पैसा नहीं देती, काम करती हूँ तब पैसे देती हैं। अब मैं आपके घर काम नहीं करूँगी। रेखा ने तुनक कर कहा। तुम्हारे कितने पैसे हुए रेखा? मनोज ने गंभीर लहजे में पूछा। रेखा को ऐसा कहने के लिए मनोज ने ही कहा था। उसने पाठक आंटी के साथ जाकर रेखा से कहा था कि वह उसके घर का काम छोड़ दे। अगर वह काम छोड़ देगी तो वह उसे काम ना करने के पैसे हर महीने देगा। मनोज अपनी पत्नी को उसकी गलती का एहसास करवाना चाहता था। रेखा को भी मुफ्त में पैसे मिलने वाले थे। वह तैयार हो गई। वैसे भी रेखा सावित्री जी की वजह से उस घर में टिकी थी। मोना का व्यवहार उसे पसंद नहीं था। आज खुद मनोज उससे काम ना करने के लिए कह रहा था तो रेखा उसकी चाल में शामिल होकर उसकी बात मान गई। साहब 20 दिन इस महीने में मैंने काम किया है, रेखा ने बताया। लो, मैं तुम्हें पूरे महीने की तनख्वाह दे रहा हूँ। तुमने मेरी माँ की बहुत सेवा की है, रमेश ने कहा। साहब, माँ जी की बहुत अच्छी है। वह मुझे घर की नौकरानी नहीं अपनी बेटी समझती थी, इसलिए मैं भी उनका काम कर देती थी। पर साहब, आपने और भाभी जी ने माँ जी के साथ अच्छा नहीं किया। ईश्वर इसकी सज़ा आप लोगों को देगा। इतना कहकर रेखा ने पैसे लिए और वहाँ से चली गई। मनोज, अब घर का काम कैसे होगा? रेखा भी चली गई। मोना ने परेशान होकर कहा, घर का काम अब तुम करोगी, मैं तो घर का काम करूँगा नहीं। इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? हर औरत अपने घर का काम करती है। तुम्हारे मायके में नौकर तो लगे नहीं थे, तुम्हें तो काम करने की आदत होगी। अब तक तुम यहाँ मेरी माँ की बदौलत और मेरे पैसे से ऐश कर रही थी। अब ना यहाँ माँ है और ना मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा कि तुम नौकरानी रख सको। आज से घर का हर काम तुम करोगी, बच्चे भी तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। तब तुम्हें एहसास होगा कि तुमने मेरी माँ के साथ क्या किया है। अब जाकर खाना बनाओ, मुझे भूख लगी है। आज के बाद बाहर से खाना नहीं आएगा, मनोज ने कठोर शब्दों में कहा और टीवी खोलकर देखने लगा। मोना समझ गई अब उसके बुरे दिन शुरू हो गए। उसके पाप का घड़ा भर चुका है। वह मन ही मन पछता रही थी। अगर उसने अपनी सास के साथ इतना बुरा व्यवहार नहीं किया होता तो उसे आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। देखते ही देखते 6 महीने का समय बीत गया। अब मोना दिन रात घर के कामों में लगी रहे। बर्तन, कपड़ा, झाड़ू, पोछा, घर की साफ सफाई, खाना, सभी काम मोना को करना पड़ता। अब वो अपनी सहेलियों से भी नहीं मिल पाती थी। किटी पार्टी, शॉपिंग सभी बंद हो गया था। मोना इसी बीच कई बार अपनी सास के पास भी गई, उनसे माफ़ी मांगी और घर चलने के लिए विनती की, पर सावित्री जी ने मोना के साथ घर चलने से इनकार कर दिया। मनोज हर दिन अपनी माँ के पास जाकर उनसे माफ़ी मांगता, पर सावित्री जी मनोज को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं थी। एक दिन मनोज शाम को अपनी माँ के पास गया। उस समय वह मिसेस वर्मा के साथ बैठी चाय पी रही थी। मनोज को देखते ही वह उठकर अंदर जाने लगी। मनोज ने आगे बढ़कर उनका रास्ता रोक लिया और उनके पैर पकड़कर रोते हुए कहने लगा, माँ, आपको क्या हो गया है? आप इतनी कठोर तो नहीं थी। आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है, पर आप तो माँ हैं। माँ तो दया, ममता और करुणा की मूर्ति होती है, फिर आप इतनी कठोर कैसे हो गई? मैं आपसे विनती करता हूँ, आप घर चलिए। अब उस घर में आपका अपमान नहीं होगा, यह मेरा वादा है। बच्चे भी आपको बहुत याद करते हैं। सावित्री जी ने मनोज को उठाया और अपने पास बिठाते हुए बहुत प्यार से कहा, मनोज, मैंने तुम्हें बहुत पहले ही माफ़ कर दिया है, पर मैं अब तुम्हारे साथ घर नहीं चल सकती। मुझे यहाँ बच्चों के बीच अच्छा लगता है। वर्मा भाभी जी और बच्चों के साथ मेरा समय अच्छा बीत जाता है। मुझे बच्चों के बीच रहकर खुशी मिलती है। तुम्हारे पिताजी का एक सपना था कि वह गांव में एक स्कूल खोले। उन्हें भी बच्चों के साथ बहुत पसंद था, लेकिन असमय उनके चले जाने से उनका वह सपना पूरा नहीं हुआ। अब मैं यहाँ बच्चों के बीच रहती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे पिताजी का सपना पूरा कर रही हूँ। क्रैंच भी तो एक स्कूल ही है जहाँ बच्चों को रखकर उनको सिखाया पढ़ाया जाता है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। अपनी माँ की बात सुनकर मनोज खामोश हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे। तभी वहाँ मोना आ गई। उसने अपनी सास की बातें सुन ली थी। उसने अपनी सास के पैरों में बैठते हुए कहा, माँ जी, आप अपने घर में बच्चों का क्रेन चलाइए। वर्मा आंटी का घर छोटा है, यहाँ बाहर गार्डन भी नहीं है, बच्चे कमरे में ही कैद रहते हैं। अपना घर बड़ा है, बाहर बहुत बड़ा गार्डन है, वहाँ बच्चे बहुत खुश रहेंगे। आप और वर्मा आंटी वहीं रहिए, हम लोग ऊपर के मंजिल पर रहेंगे। यह घर वर्मा आंटी किराए पर उठा दें, मैं भी आपकी मदद करूँगी। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया।
अपनी बेटी समझकर माफ़ कर दीजिए। मैं अपनी माँ के बहकावे में आ गई थी। मुझे उनका स्वार्थ नहीं दिखाई दिया क्योंकि वह मेरी माँ थी। कभी कभी अपनी माँ भी स्वार्थी होकर अपनी बेटी का घर उजाड़ने का काम करती है, जैसा मेरी माँ ने किया। मुझसे गलती हुई, अब मुझे समझ आ गया है। औरत जब अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करती तो वह लोगों के बहकावे में आकर अपने ही घर का नर्क बना देती है, जैसा मैंने किया। मैंने अपनी माँ और सहेलियों के बहकावे में आकर आपने स्वर्ग जैसे घर को नर्क बना दिया। अब मेरी आँखों से स्वार्थ का पर्दा हट गया है। आप अपने घर चलिए, मैं आपको लेने आई हूँ। तभी सावित्री के पोता पोती भी वहाँ आ गए और अपनी दादी से लिपट कर बोले, हाँ दादी, आप अपने घर चलिए। हमने आपका कमरा अच्छे से सजा कर रखा है। हमें आपसे कहानी भी सुननी है। आप घर चलिए, मम्मी पापा को माफ़ कर दीजिए। हम दोनों उनकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगते हैं। हाँ माँ जी, घर चलिए, जिससे मैं भी आपके घर काम करने आ जाऊँ। बिना काम किए बैठकर कब तक तनख्वाह लूँगी। उसी समय वहाँ रेखा ने आते हुए कहा। मोना के साथ सभी ने चौंक कर रेखा को देखा। मोना सब समझ गई। इस बात पर उसे गुस्सा नहीं आया, बल्कि वह धीरे से मुस्कुरा दी। हाँ सावित्री बहन, अब आप बच्चों को माफ़ कर दो और अपने घर जाओ। गलतियाँ इंसान से ही होती है और जो अपनी गलती समझकर सुधर जाए तो उसे माफ़ कर देना चाहिए। मिसेस वर्मा ने भावुक होकर कहा। अपने बच्चों और मिसेस वर्मा की बातें सुनकर सावित्री जी भी भावुक हो गई और उन्होंने अपने पोते पोती को गले से लगा लिया और सबको माफ़ कर कर अपने बहू बेटे के साथ खुशी खुशी रहने लगी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं।